हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीदें बढ़िया होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करी थी। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक बात करी थी। संविधान के भाग 1 के बारे में हमने चर्चा करी थी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 के बारे में चर्चा। भाग 2 दोस्तों किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है, सिटीजनशिप से संबंधित है। नागरिकता का प्रावधान दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा, इन सारी बातों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया। यह किस तरह से भारत के नागरिकता को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों, किस तरह से भारत के नागरिक को नागरिकता दी गई थी, उन सारी बातों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भाग 2 में कर रखा है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर नागरिकता की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर अमेरिका के समान नागरिकता का प्रावधान नहीं किया गया। अगर हम अमेरिका की बात करते हैं दोस्तों, तो अमेरिका में संघ की अलग नागरिकता होती है, संघ के पास अलग नागरिकता होती है, और दोस्तों राज्यों के पास अलग नागरिकता होती है। यानी संघ के पास अलग नागरिकता होगी दोस्तों, और राज्यों के पास अलग नागरिकता होगी। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो यहाँ पर कैसी नागरिकता का प्रावधान कर रखा है दोस्तों? यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर रखा है। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कर रखा है। यानी संघ की अपनी अलग नागरिकता होगी, केंद्र की अपनी अलग नागरिकता होगी दोस्तों, और राज्य की अपनी अलग नागरिकता होगी दोस्तों। क्योंकि अमेरिका का जो संविधान है दोस्तों, उसमें संघ शब्द का यूज़ किया गया है दोस्तों। संघ शब्द का प्रयोग किया गया है, और किसके संदर्भ में किया गया है? यानी फेडरेशन का प्रयोग किया गया है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये कहा गया है, फेडरेशन शब्द में ये कहा गया है दोस्तों कि राज्य क्या है, संघ में शामिल हुए हैं और किसी एग्रीमेंट के थ्रू शामिल हुए। तो यहाँ पर क्या है, डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान किया गया है दोस्तों। केंद्र की यहाँ पर अलग नागरिकता है, यूनियन की अलग नागरिकता है, और स्टेट की अलग नागरिकता है। लेकिन अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, भारत की बात करते हैं तो भारत में दोस्तों केंद्र की नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता है। लेकिन अगर हम राज्यों की बात करते हैं दोस्तों, तो राज्यों की कोई नागरिकता नहीं है। यानी नागरिकों की, राज्यों की अलग से कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं कर रखा है। राज्यों के लिए अलग से कोई नागरिकता का प्रावधान नहीं कर रखा। तो भारत में दोस्तों कैसी नागरिकता का प्रावधान कर रखा है? एकल नागरिकता का प्रावधान कर रखा है। कैसी नागरिकता है दोस्तों? भारत में एकल नागरिकता है। यानी हमारे यहाँ पर क्या है, केंद्र की नागरिकता है दोस्तों, सेंट्रल की नागरिकता है, स्टेट की अलग से कोई नागरिकता नहीं है। और ये जो एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, किस देश के संविधान से लिया गया है? ये ब्रिटेन के संविधान से दोस्तों लिया गया है। यानी एकल नागरिकता के प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में आपको भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 पढ़ाया था, और आर्टिकल 1 में क्या क्या प्रावधान कर रखे थे वो सारी बातें मैंने बताई थी। यानी अनुच्छेद 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी हमारे यहाँ पर फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके किस शब्द का प्रयोग किया गया है? यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमारे यहाँ पर क्या है, भारत क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ होगा। यूनियन ऑफ स्टेट्स की हमारे यहाँ पर बात की गई है। इसलिए हमारे यहाँ पर अमेरिका की नागरिकता को ना अपनाकर, यानी अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, इस प्रावधान को ना अपनाकर दोस्तों ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया है दोस्तों। दोस्तों, हम नागरिकता पढ़ रहे हैं तो हमें नागरिक के बारे में भी पता होना चाहिए दोस्तों। नागरिक क्या होता है?
सिटीजन क्या होता है दोस्तों, उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। दोस्तों नागरिक दो तरह के होते हैं, एक होता है कानूनी नागरिक यानी कानूनी व्यक्ति होता है, कानूनी व्यक्ति होता है दोस्तों, और एक होता है प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरली होता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों कानूनी व्यक्ति और एक होता है दोस्तों नेचुरली व्यक्ति। कानूनी व्यक्ति की बात करते हैं तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं, कानूनी व्यक्ति कोई बॉडी भी हो सकती है दोस्तों, कोई गवर्निंग बॉडी भी हो सकती है, कोई दोस्तों इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, तो उसमें किसी को भी रखा जा सकता है। जैसे हम LIC की बात करते हैं दोस्तों, तो LIC क्या है, ये एक कानूनी व्यक्ति है या कानूनी क्या है बॉडी की हम बात कर लेते हैं, लीगल बॉडी की हम क्या है बात कर लेते हैं। लेकिन प्राकृतिक व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नागरिक दोस्तों, सिटीजन होते हैं एक, और दूसरे हमारे विदेशी होते हैं दोस्तों, फॉरेनर होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, विदेशी होते हैं। नागरिक क्या होते हैं दोस्तों, यानी नागरिक किसी भी देश के क्या होते हैं दोस्तों, स्थायी निवासी होते हैं, स्थायी निवासी होते हैं, स्थायी निवासी होते हैं दोस्तों, और उनके पास उस देश की नागरिकता होती है। यानी नागरिक सिटीजन कौन होते हैं दोस्तों, जो उस देश के स्थायी निवासी होते हैं, परमानेंट डोमिसाइल होते हैं दोस्तों, वो क्या है निवासी होते, इनके पास दोस्तों उस देश के सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, सभी अधिकार प्राप्त होते हैं, सारे अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। जैसे राजनीतिक अधिकार की हम बात करें, सारे के सारे राजनीतिक अधिकार नागरिक को प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार, सारे के सारे मौलिक अधिकार एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। और दोस्तों ये जो नागरिक होते हैं इनके उस देश के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो क्या है, सारे के सारे अधिकार किसको प्राप्त होते हैं दोस्तों, एक नागरिक को प्राप्त होते हैं। जैसे अगर हम राजनीतिक अधिकार की बात करें दोस्तों, तो कौन कौन से राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी लगभग ऐसा माना जाता है कि सारे राजनीतिक अधिकार एक नागरिक एक सिटीजन को प्राप्त होते हैं। किस सिटीजन को, जो उस देश का स्थायी निवासी होता है। राजनीतिक अधिकार में दोस्तों वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होता है। यानी हम अगर किसी देश के स्थायी निवासी हैं दोस्तों, परमानेंट रेसिडेंशियल हैं, तो फिर हमें क्या है, सारे के सारे उस देश के अधिकार प्राप्त होते हैं। हमें उस देश में वोट डालने का अधिकार प्राप्त होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त होता है। यानी हम उस देश में क्या लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और क्या है, वोट डाल सकते हैं। दोस्तों मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि हमारा जब संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो जो वोट डालने की आयु थी दोस्तों 21 वर्ष थी। लेकिन 61वां अमेंडमेंट किया गया था दोस्तों 1988 में, और ये जो 21 वर्ष की आयु थी इसको घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी भारत में अगर कोई भारत का स्थायी निवासी है दोस्तों, तो जैसे ही 18 वर्ष का हो जाता है या उससे अधिक उम्र का हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाता है, यानी वोट डालने का अधिकार उसको क्या है, प्राप्त हो जाता है। दोस्तों एक नागरिक को दोस्तों मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, एक नागरिक को दोस्तों क्या प्राप्त होते हैं, मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल और केवल नागरिक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो नागरिक को भी प्राप्त होते हैं और विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। यानी भारत के नागरिक को तो वो अधिकार प्राप्त होंगे ही होंगे, साथ में क्या, जो फॉरेनर हैं दोस्तों उनको भी वो अधिकार प्राप्त होते हैं। तो ऐसे अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे फंडामेंटल राइट्स जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। अनुच्छेद 15 बात करता है दोस्तों विभेद की, विभेद की बात करता है दोस्तों, यानी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या किसी अन्य बेसिस के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ पब्लिक प्लेस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो किसकी बात करता है, विभेद की बात करता। और ये जो मौलिक अधिकार है दोस्तों, ये जो आर्टिकल 15 में प्रावधान कर रखा है, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 दोस्तों, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता की बात करता है, अवसर की समानता की बात करता है।
और ये जो अधिकार है दोस्तों, ये किसको प्राप्त है? केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद 19 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान कर रखा है, स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान कर रखा है। और अनुच्छेद 19 भी केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। तो जब हम मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे तो दोस्तों पढ़ेंगे कि कौन कौन सी 6 स्वतंत्रताएं हैं जिनका प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में कर रखा था। और पिछली क्लास में मैंने दोस्तों आपको प्रियम्बल में पढ़ाया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कर रखा है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, यानी ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कर रखा है। तो ये जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, ये जो आर्टिकल हैं दोस्तों, ये जो अनुच्छेद है केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 की बात करते हैं। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों भाषा एवं सांस्कृतिक से संबंधित है, सांस्कृतिक से संबंधित है दोस्तों। ये अधिकार किसको प्राप्त है? यानी ये कुल मिलाकर 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15 है, 16 है, 19, 29 और क्या है 30, जो केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं। तो नागरिक किसे कहते हैं? नागरिक यानी उस देश के स्थायी निवासी को हम क्या है? नागरिक कहते हैं, या यूं कह लीजिएगा जिसे सारे अधिकार प्राप्त होते हैं, उस नागरिक, उस देश के व्यक्ति को हम क्या है? नागरिक कहते हैं। जिसे सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, सारे मौलिक अधिकार प्राप्त हो, यानी उस देश के सभी अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त हो, तो उसे ही क्या है? हम उस देश का परमानेंट सिटीजन कहते हैं, नागरिक कहते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो नागरिक है उसके भी क्या है? देश के प्रति कुछ कर्तव्य फिक्स कर दिए गए हैं। और मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारतीय संविधान के 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान का पार्ट नहीं थे दोस्तों, इसको बाद में जोड़ा गया था। तो इस पर क्या है? हम डिटेल से चर्चा करेंगे आने वाले समय में दोस्तों। विदेशी क्या होते हैं दोस्तों? विदेशी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो विदेशी ऐसा नागरिक होता है दोस्तों जिसको क्या है? राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, और सभी मौलिक अधिकार भी प्राप्त नहीं होते, क्योंकि कुछ मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे दोस्तों शरणार्थी की भी अगर हम इसमें बात कर सकते हैं। ये जो शरणार्थी होते हैं दोस्तों, जिसमें क्या है? इन शरणार्थियों को क्या है? शरण दे रखी होती है। शरणार्थी किसको कहते हैं? जिसको शरण दे रखी हो दोस्तों। ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं, बल्कि क्या है? भारत में इनको क्या है? शरण दे रखी होती है। तो ये भी विदेशी होते हैं। पर्यटक होते हैं दोस्तों, कुछ क्या है? घूमने के उद्देश्य से भारत आते हैं, वो भी क्या है? विदेशी होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है? विदेशी। लेकिन विदेशियों को दोस्तों हम क्या है? 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कितनी? 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो होता है दोस्तों विदेशी मित्र। क्या होता है? एक होता है दोस्तों विदेशी मित्र, मित्र होता है, और एक होता है दोस्तों विदेशी शत्रु, विदेशी शत्रु होता है। यानी ये जो विदेशी होते हैं दोस्तों, ये भी क्या है? 2 तरह के होते हैं। एक तो विदेशी मित्र होता है दोस्तों, और दूसरा क्या होता है? विदेशी शत्रु होता है। यानी विदेशी मित्र क्या होता है दोस्तों, और ये विदेशी शत्रु क्या होता है, इन पर भी क्या है? हम चर्चा करेंगे। तो कितने तरह के होते हैं दोस्तों? ये 2 तरह के होते हैं। एक विदेशी मित्र होता है, और दूसरा क्या होता है? विदेशी शत्रु होता है, विदेशी शत्रु होता है। विदेशी मित्र कौन होता है दोस्तों? विदेशी मित्र उस देश का नागरिक होता है, विदेशी मित्र उस देश का नागरिक होता है जिसके साथ भारत के संबंध दोस्तों, जिस देश के साथ भारत के संबंध कैसे हों दोस्तों? सकारात्मक हों। कैसे हों दोस्तों? सकारात्मक हो। या ऐसा कह लीजिएगा कि उस देश का नागरिक, जिस देश के साथ भारत के संबंध कैसे हों? अच्छे हों, अच्छे चल रहे हों। तो उस देश के नागरिक को हम क्या है? विदेशी मित्र कहते हैं।
जबकि विदेशी शत्रु की अगर हम बात करें तो किस देश के नागरिक को कहते हैं? उस देश के नागरिक को कहते हैं दोस्तों जिस देश के साथ भारत के संबंध कैसे हों दोस्तों? नकारात्मक हो, नकारात्मक हो या क्या है, अच्छे नहीं चल रहे हो। तो दोस्तों ये जो विदेशी होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विदेशी मित्र और एक होते हैं विदेशी शत्रु। विदेशी मित्र दोस्तों कौन होते हैं? ऐसे देश के नागरिक जिस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हों, सकारात्मक हो। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे संबंध रूस के साथ काफ़ी अच्छे रहते हैं, तो रूस के देश के नागरिक हमारे कैसे होंगे? विदेशी मित्र होंगे। जैसे अफगानिस्तान की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते सही हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें दोस्तों, बांग्लादेश है, इसके साथ भी क्या है, हमारे रिश्ते सही हैं। लेकिन विदेशी शत्रु की अगर हम बात करें तो विदेशी शत्रु हमारे दोस्तों आ जाते हैं। पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहते हैं। आए दिन देखो दोस्तों क्या है, पाकिस्तानी जो हैं वो सीज फायर का उल्लंघन करते रहते हैं, तो पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं चलते हैं। चीन में भी आए दिन गलवान घाटी में दोस्तों, इधर देखा होगा आपने तवांग घाटी वगैरह में क्या है, आए दिन नोकझोंक होती रहती है, तो इससे भी क्या है, हमारे संबंध अच्छे नहीं चल रहे। अब दोनों में दोस्तों अंतर क्या है? विदेशी मित्र में और विदेशी शत्रु में अंतर क्या है दोस्तों? यानी विदेशी मित्र की बात करते हैं तो दोस्तों इस देश के नागरिक को अगर गिरफ्तार किया जाता है, भारत में गिरफ्तार किया जाता है, तो दोस्तों इसको क्या है, गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ेंगे। यानी अगर कोई विदेशी मित्र है दोस्तों और उस देश के नागरिक को भारत में गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर क्या है, उसे गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ेंगे। दोस्तों ऐसे व्यक्ति को नज़रबंद नहीं किया जा सकता, नज़रबंद नहीं किया जा सकता दोस्तों। यानी उसको क्या है, गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ेंगे और नज़रबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर कोई विदेशी मित्र है और भारत में अगर उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति को दोस्तों क्या है, गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जा सकते, गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जा सकते और इन्हें क्या दोस्तों, नज़रबंद किया जा सकता है, नज़रबंद किया जा सकता है। यानी अगर हम विदेशी मित्र की बात करें और विदेशी शत्रु की बात करें, तो विदेशी मित्र यानी जिस देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हों उसे विदेशी मित्र कहते हैं। जैसे रूस के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, बांग्लादेश वगैरह है। और ऐसे देश के नागरिक को गिरफ्तार करते समय क्या है, गिरफ्तारी के कारण बताने पड़ेंगे और नज़रबंद नहीं किया जा सकता दोस्तों, बताने पड़ेंगे, कारण बताने पड़ेंगे दोस्तों। जबकि विदेशी शत्रु की हम बात करें दोस्तों, तो भारत के संबंध जिससे क्या है, नकारात्मक हो, यानी अच्छे संबंध क्या है, भारत के नहीं हो। जैसे पाकिस्तान, चीन की हम बात करें, तो ऐसे देश के नागरिक को अगर भारत में गिरफ्तार किया जाता है, तो गिरफ्तारी के कारण बताना क्या है, उचित नहीं। सरकार चाहे तो बता भी सकती है, लेकिन बताना उचित नहीं है। अगर नहीं भी चाहे तो नहीं बता सकती है, और ऐसे देश के नागरिक को क्या है, नज़रबंद किया जा सकता। हालांकि विदेशी मित्र को भी क्या है दोस्तों, अगर गिरफ्तारी के कारण बताना उचित नहीं है तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि बताना पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया जाएगा, मतलब बता सकते हैं, लेकिन इसको बताना उचित नहीं है। विदेशी जो शत्रु है उसके नागरिक को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर उसको बताना क्या है, उचित नहीं। तो हमने दोस्तों नागरिक की बात करी है। बात करते हैं दोस्तों हम नागरिकता की, किस तरह से क्या है भारत की नागरिकता दी गई थी। यानी संविधान लागू होने के बाद दोस्तों, भारतीय संविधान लागू होने के बाद किस तरह से नागरिकता दी गई थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। भारत का जो संविधान था दोस्तों 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, अपना लिया गया था। और ऐसा माना जाता है दोस्तों 26 नवंबर को ही भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। इसलिए दोस्तों प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान दिवस के रूप में हम किस तिथि को मनाते हैं,
तो फिर किसे मनाते हैं दोस्तों? 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था और नागरिकता से संबंधित जो भी प्रावधान थे दोस्तों वो कब लागू कर दिए गए थे? नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब लागू कर दिए गए थे दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। और नागरिकता से संबंधित कौन कौन से प्रावधान थे जिनको दोस्तों क्या है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था? वो हमारे अनुच्छेद 5 था दोस्तों, अनुच्छेद 6 था, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 9, यानी कुल मिलाकर ये 5 ऐसे प्रावधान थे जो दोस्तों क्या है नागरिकता से संबंधित थे और जिनको कब लागू कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। तो क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले किस आर्टिकल को लागू किया गया था? तो दोस्तों इन आर्टिकलों को सबसे पहले लागू कर दिया गया था क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही इन प्रावधानों को लागू कर दिया गया था। हालांकि ऐसा माना जाता है कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के लगभग 16 आर्टिकल लागू कर दिए गए। तो दोस्तों 5 आर्टिकल तो ये हैं, उसके बाद कौन कौन से और प्रावधान थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था? अनुच्छेद 60 को भी दोस्तों लागू कर दिया गया था, 324 को लागू किया गया था, अनुच्छेद 366 और अनुच्छेद 367 को लागू कर दिया गया था, अनुच्छेद 379 को लागू किया गया था। और कौन कौन से थे दोस्तों? अनुच्छेद 380 को लागू किया गया था, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 391, 392 और 393। और कौन कौन से थे दोस्तों? 394। यानी लगभग ये 16 आर्टिकल ऐसे आर्टिकल थे जिनको दोस्तों 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया था। लेकिन 5 ऐसे आर्टिकल थे जो सीधे सीधे किससे संबंधित थे दोस्तों? नागरिकता से संबंधित थे। तो जब संविधान लागू किया गया था तो किस तरह से नागरिकता का प्रावधान किया गया था दोस्तों? इसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? भारतीय संविधान के भाग 2 में कर रखा है। लेकिन संविधान का शेष प्रावधान दोस्तों कब लागू किया गया था? संविधान का शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और जब शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था तो दोस्तों किस तरह से नागरिकता दी गई थी? यानी संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान को लागू किया गया था तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान किया गया था, क्योंकि दोस्तों देश को आगे ले जाना था, देश का विकास के लिए कुछ कार्य करने थे, तो उसके लिए ये जरूरी था कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक, यानी इसका पता लगाना बेहद जरूरी था। तो इसलिए क्या है, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया तो वैसे ही क्या है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया था। और इसका प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों? भारतीय संविधान के भाग 2 में कर रखा है। यानी अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं तो दोस्तों अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान, यानी जब संविधान लागू किया गया था दोस्तों, यानी जब संविधान कंप्लीट रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो किस तरह से नागरिकता दी गई थी उसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक कर रखा है। लेकिन संविधान लागू होने के बाद दोस्तों किस तरह से नागरिकता दी जाएगी, किस तरह से नागरिकता समाप्त की जाएगी, इन सारी बातों का प्रावधान कहाँ कर रखा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कर रखा। यानी ये जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है ये संविधान जब लागू किया जा रहा था उस समय नागरिकता का प्रावधान किया गया। यानी अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक जो भी प्रावधान किए गए हैं वो कब तक के लिए किए गए थे? जब संविधान को लागू किया जा रहा था। यानी जब संविधान लागू किया जा रहा था तब किस तरह से नागरिकता को क्या है दोस्तों नागरिकता दी गई थी, उसकी पहचान की गई थी कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा और कौन व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। लेकिन जब संविधान लागू हो गया उसके बाद किस तरह से नागरिकता दी जाएगी दोस्तों, उसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कर रखा। क्योंकि मैं आपको एक अनुच्छेद पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 11, और अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। और संसद दोस्तों आर्टिकल 11 के तहत क्या है? एक कानून बनाती है जिसको हम नागरिकता संशोधन अधिनियम
नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के नाम से जानते हैं, तो उसमें सारी बातों का प्रावधान कर रखा है कि कितने आधार नागरिकता को प्राप्त करने के हैं, कितने नागरिकता की समाप्ति के आधार है, उन सारी बातों का प्रावधान वहाँ। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 कहता है दोस्तों, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान, यानी जब संविधान लागू किया जा रहा था तो उस समय किस तरह से नागरिकता दी जा रही थी, उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 में कर दिया गया है। किस तरह से दी जा रही थी दोस्तों? उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन रख दी गई थी, कुछ शर्तें निर्धारित की गई थी। क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई थी दोस्तों? उसमें कहा गया था कि स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जब संविधान लागू किया जा रहा हो तो दोस्तों वो कहाँ निवास कर रहा हो? भारत में रह रहा हो। भारत में रहने के साथ साथ दोस्तों क्या है, वो 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो, यानी 3 शर्तों का निर्धारण कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इन 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को वो क्या है, पूरी करता हो। यानी भारत में तो रह रहा था, जब संविधान लागू किया जा रहा था तो भारत में तो वो रह रहा था, फिर कहा गया कि किसी 3 शर्तों में से कोई एक शर्त को क्या है वो फुलफिल करता हो, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक मान लिया जाए। कौन कौन सी शर्त थी दोस्तों? कहा गया कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, यानी जब संविधान लागू किया जा रहा था तो उसका जन्म क्या है, भारत में होना चाहिए। अगर यदि ऐसा व्यक्ति क्या है जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो क्या है, स्वयं भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। यानी उस समय भारत में रह रहा है और उसका जन्म क्या है, भारत में हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसको कुछ भी प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं उसको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरे में कहा गया था दोस्तों, उसका जन्म अगर भारत में नहीं हुआ है तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, यानी अगर उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो भारत में तो रह रहा हो, लेकिन उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ हुआ हो दोस्तों, भारत में हुआ हो। यदि किसी एक का जन्म भारत में हुआ है तो फिर ऐसा व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसा व्यक्ति क्या मान लिया जाएगा दोस्तों, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तीसरी शर्त में क्या कहा गया है दोस्तों, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा हो। यानी भारत में रह रहा हो उस समय जब संविधान लागू किया गया था, और जब संविधान को लागू किया रहा था तो उससे क्या है, 5 वर्ष पहले से क्या है, वो भारत में स्थायी रूप से रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक। यानी 3 टर्म एंड कंडीशन दे दी गई थी दोस्तों। स्थायी निवासी के साथ साथ 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या फिर जब संविधान को लागू किया जा रहा था तो उससे 5 वर्ष पहले से क्या है, वो भारत में स्थायी रूप से रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक मान लिया जाए। तो अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया कि किस तरह से नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 6 की हम बात करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 6 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से भारत को आने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में कर दिया गया है। क्योंकि दोस्तों उस समय क्या है, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत को आ रहे थे, तो अब ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो किस तरह से भारत की नागरिकता दी जाएगी, उसका प्रावधान कहाँ कर रखा है? अनुच्छेद 6 में कर रखा है। और ये कहा गया था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत को आए हैं
उसके लिए दोस्तों क्या है, एक परमिट व्यवस्था बना दी गई थी। क्या बना दी गई थी दोस्तों? एक परमिट व्यवस्था बना दी गई थी कि जो लोग पाकिस्तान से भारत को आ रहे हैं, और ये कहा गया इस परमिट व्यवस्था में कि जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, यानी पाकिस्तान से आया भारत, लेकिन परमिट व्यवस्था के अनुसार जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले ही भारत आ गया, उसको कुछ प्रूफ करने की जरूरत ना दोस्तों, उसको क्या है, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा प्रावधान कर दिया गया था आर्टिकल 6 में। यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से आया, ये क्या है दोस्तों, पाकिस्तान है, और ये क्या है, भारत है। और ये कहा गया कि पाकिस्तान से कहां को आया, भारत आया। और कब आया दोस्तों? यानी कि 19 जुलाई 1948 से क्या आ गया दोस्तों, पहले आ गया, पहले आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स दिखाने की जरूरत नहीं है, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर इस डेट के बाद आया भारत में, यानी कि आया तो भारत में, लेकिन इस डेट के क्या है बाद, यानी 19 जुलाई 1948 के अगर बाद भारत में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, और 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है, और परमिट व्यवस्था के अनुसार किया गया था कि जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आएगा उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, और जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत को आता है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यूनतम 6 महीने भारत में निवास करना पड़ेगा, उसके बाद ही उसको क्या है, पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आर्टिकल 6 आप क्या है, समझ गए होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 7 की बात करते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 7 में क्या प्रावधान किया गया है, क्या व्यवस्था की गई है? इसमें कहा गया है कि ऐसा नागरिक जो 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान चला गया, भारत से पाकिस्तान चला गया, किंतु बाद में भारत लौट आया। ऐसा मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति, एक डेट निर्धारित कर दी गई थी कि कोई व्यक्ति है तो पाकिस्तान का, पाकिस्तान में रह रहा है तो इंडिया का दोस्तों, इंडिया में रह रहा है, लेकिन 1 मार्च 1947 को इंडिया से कहाँ को चला गया, पाकिस्तान को चला गया घूमने, किसी वजह से चला गया दोस्तों। ये ऐसा मान लीजिएगा मौज मस्ती करने के लिए चला गया, लेकिन वहाँ जाके लगा कि यार नहीं, अपना इंडिया ही बेहतर है, वहीं पे चलना चाहिए। फिर वो क्या है, उसके मन में ख्याल आया कि भाई इंडिया को वापस होना चाहिए, तो वो क्या है, इंडिया को वापस हो लिया। अब जब वापस हो लिया तो उसके लिए डेट पहले से ही निर्धारित कर दी गई थी कि भाई अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप भारत से पाकिस्तान को जाओगे और बाद में भारत को आओगे, तो फिर आपको क्या है, सजा तो मिलेगी, क्योंकि आप मजा करके आए हैं, तो फिर आपको सजा तो मिलनी लाजमी है दोस्तों। तो उन व्यक्तियों के लिए, उन नागरिकों के लिए ये प्रावधान कर दिया गया था कि आप जाइए, खुशी खा जाइएगा, आप वहाँ पे जाके मौज मस्ती करिए, घूमिए फिरिएगा, लाहौर देखिएगा, कराची देखिएगा। लेकिन 1 मार्च 1947 के बाद अगर आप जाते हैं और आप फिर भारत को क्या है, वापस आते हैं, तो आपको न्यूनतम 6 महीने भारत में रहना पड़ेगा, न्यूनतम 6 माह भारत में क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको निवास करना पड़ेगा। और निवास करने के बाद दोस्तों आपको क्या है, पंजीकरण के माध्यम से, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको अपनी नागरिकता लेनी पड़ेगी। यानी आपको किस तरह से नागरिकता दी जाएगी, आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी। यानी आप चले गए और जाने के बाद दोस्तों अपनी मर्जी से गए थे, और वहाँ पे घूमने फिरने के बाद आपका मन नहीं लगा, आप वापस आए हैं, तो फिर आप मज़ा करके आए हैं, तो आपको सज़ा तो मिलनी लाजमी है। तो फिर ये कहा गया कि भाई न्यूनतम 6 महीने आप भारत में निवास करेंगे, तभी आपको क्या है, नागरिकता प्रदान की जाएगी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तो आर्टिकल 7 क्या कहता है कि जो भारत से पाकिस्तान को चले गए और बाद में लौट आए। और आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत को आ गए, यानी पाकिस्तान से भारत को आ गए, आर्टिकल 6। और आर्टिकल 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान को गए और बाद में भारत लौट आए, तो उनकी नागरिकता के प्रावधान की बात करता है।
अनुच्छेद 8 में क्या प्रावधान कर रखा है दोस्तों? अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के नागरिकों की, भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान करता है। नागरिकता का प्रावधान करता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों क्या है, उस समय व्यापार करने के लिए विदेश में चला गया था या किसी और कारण से क्या है, घूमने के उद्देश्य से भारत से बाहर चला गया था, किसी दूसरे देश में क्या रह, लेकिन जब हमारा संविधान लागू किया गया था तो उनकी नागरिकता का भी प्रावधान कर दिया गया था। उनके बारे में कहा गया था कि जो भारतीय मूल के नागरिक हैं उनकी नागरिकता का प्रावधान कर दिया गया था। अब भारतीय मूल के नागरिक कौन होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये भी पता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होता है या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो। भारतीय मूल का नागरिक कौन होता है दोस्तों? भारतीय मूल का नागरिक ऐसा व्यक्ति होता है दोस्तों, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका जन्म भारत में हुआ हो दोस्तों, तो उसको क्या है, भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। या उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो दोस्तों, उसको भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। या उसके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ हो दोस्तों, तो उसको भारतीय मूल का नागरिक। या उसके नाना नानी का जन्म भारत में हुआ हो, उसको क्या है, भारतीय मूल का नागरिक कहते हैं। यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत में रह रहा था दोस्तों, दूसरे देश में चला गया काम करने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, पढ़ाई करने के उद्देश्य से, तो दोस्तों क्या है, वो भारतीय मूल का नागरिक कहलाएगा। या ऐसा व्यक्ति क्या है, उसके माता पिता का तो जन्म भारत में हुआ था, लेकिन दोस्तों क्या है, वो सेटल कहाँ हो गए, विदेश में हो गए, तो उनसे जो जन्म लेने वाला व्यक्ति है, उनसे जो जन्म लेने वाला बच्चा है, वो भारतीय मूल का नागरिक कहलाएगा। और वो व्यक्ति भी क्या है दोस्तों, भारतीय मूल के नागरिक कहलाएंगे। या जिसके दादा दादी तो दोस्तों क्या है, भारत के थे, लेकिन वो क्या है, बाहर सेटल हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या है, भारतीय मूल के नागरिक कहलाते। या जिनके नाना नानी क्या है, भारत के नागरिक थे, लेकिन बाहर जाकर वो सेटल हो गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी क्या है, भारतीय मूल के नागरिक कहलाए। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में आर्टिकल 8 में प्रावधान कर रखा है कि आप किसी भी देश में रह रहे हैं और यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ, या आपके दादा दादी का जन्म भारत में हुआ, या आपके नाना नानी का जन्म भारत में हुआ है, तो आप क्या है, भारतीय मूल के नागरिक है और आप अपनी क्या है, नागरिकता ले सकते हैं। यानी कूटनीतिक माध्यम से क्या है, आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो आप क्या है, जब संविधान लागू किया जा रहा था, इस तरह के प्रावधान कर दिए गए थे कि आप अपनी नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 8 भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता के प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 9 में क्या प्रावधान कर दिए गए दोस्तों? अनुच्छेद 9 कहता है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से दोस्तों, यानी अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों, ऐसा व्यक्ति या ऐसा नागरिक भारत का नागरिक नहीं माना जाए। भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा दोस्तों। यानी अगर कोई व्यक्ति दोस्तों विदेश में गया और वहाँ पे काम करने के उद्देश्य से गया, या पढ़ाई के उद्देश्य से गया, या किसी और उद्देश्य से गया, अब दोस्तों वहाँ पर क्या है, वो वहाँ की नागरिकता लेकर रहने लगा है, परमानेंट वहाँ का रेसिडेंशियल हो गया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के बारे में आर्टिकल 9 में प्रावधान कर दिया गया कि था तो भारत का, लेकिन गया कहाँ, विदेश, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गया था, काम के उद्देश्य से गया या फिर पढ़ाई के उद्देश्य से, अब वो क्या है, वहीं पर सेटल हो गया है, वहीं की नागरिकता लेकर रह रहा है, तो फिर ये प्रावधान कर दिया गया कि अगर दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली है स्वेच्छा से, तो फिर आप क्या है, भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, आपकी भारत की जो नागरिकता है वो क्या है, समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 क्या कहता है कि किसी दूसरे देश में रहकर नागरिकता ग्रहण कर लेता है कोई व्यक्ति भारत का, तो फिर उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 10 में क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 10 कहता है कि कोई व्यक्ति, अनुच्छेद, भारत का कोई नागरिक अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद
10 के उपबंधों के अधीन रहता है। यानी 5 से लेकर 10 तक जो भी उपबंध किए गए हैं दोस्तों उनके अधीन रहता है, या संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों के अधीन रहता है, कानूनों के अधीन रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति क्या है, जो भी 5 से लेकर अनुच्छेद 10 तक जो भी प्रावधान कर रखे हैं उनके उपबंधों के अधीन रहता है, या आगे चलकर संसद ने जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया है उसके अधीन रहता है, या संसद जो भी कानून बनाएगी नागरिकता से संबंधित उन प्रावधानों के अधीन रहता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक बना रहेगा। तो ये प्रावधान कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 10 में कर दिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 11 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या प्रावधान कर रखा है? अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के सभी विषयों पर सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, संसद को दिया गया। यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ये जो नागरिकता है दोस्तों, नागरिकता है किस सूची का विषय है ये दोस्तों? संघ सूची का विषय है, क्योंकि इस पर कानून कौन बना सकता है दोस्तों? केवल और केवल क्या है, संसद इस पर कानून बना सकती है, इसलिए नागरिकता क्या है, संघ सूची का विषय। तो अनुच्छेद 11 में प्रावधान कर रखा है कि नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। संसद क्या है, कुछ भी क्या है, इसमें बदलाव कर सकती है। ऐसे अधिकार अनुच्छेद 11 किसको देता है? संसद को देता है। तो अनुच्छेद 5 में क्या प्रावधान कर रखा था? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 6 में कहा गया था कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान। और अनुच्छेद 7 कहता है दोस्तों कि 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए किंतु बाद में भारत लौट आए हों उनकी नागरिकता का प्रावधान। और 8 भारतीय मूल के नागरिकों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बात करता है। और 9 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता, यानी भारत का कोई नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। 10 कहता है कि जो व्यक्ति अनुच्छेद 5 से लेकर 10 तक जो भी उपबंध किए गए या संसद के द्वारा जो भी कानून बनाया गया है उसके अधीन रहता है, तो ऐसा नागरिक क्या है, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, या भारत का नागरिक क्या है, बना रहेगा। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। तो दोस्तों बने रहिएगा, मिलते हैं।